हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान की आपकी बुक कौन सी, भूगोल जियोग्राफी के चैप्टर नंबर कौन सा 4, जिसका नाम है कृषि। तो इस चैप्टर पे के बच्चों जो आपके प्रीवियस बोर्ड में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे, और प्लस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। तो देर न करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चन पर, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चैप्टर आपका 4 है जिसका नाम है कृषि। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपके जो आप एमसीक्यू टाइप सबसे पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जो भी आपके एग्जाम में अब तक आए हैं और जो आने वाले हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में कैसी खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा, दूसरा, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चार ऑप्शन दिए हैं, चावल, मोटे अनाज, चना या कपास। तो दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों सी, जिसका नाम है चना। ठीक है, तीसरा है आपका, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार या तिल। तो तीसरे नंबर का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा दालें। ठीक है, ये सारी कैसी हैं? फलीदार फसलें हैं। चलते हैं नंबर आपके 4 पर। 4 में आपको पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? चार ऑप्शन दिए हैं, चावल, मक्का, तरबूज और बाजरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तरबूज। पांचवा है, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? गेहूं, ज्वार, कपास या तिल। पांचवे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों बी, कौन सा, कपास। छठा है आपका, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा बच्चों, चार ऑप्शन, गेहूं, कपास, जूट। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जूट और कपास के बीच में, तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूट। ठीक हो गया बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख। फिर है, भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य का नाम? तो इसका हो जाएगा असम। किस फसल का भारत प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है? 10वां नंबर जो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों बी, चाय का क्या है, भारत निर्यातक है। ठीक है, यानी निर्यात करता है। आखिरी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का, इसमें बोला है निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? यानी भारत किस वस्तु का निर्यात नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी उर्वरक का। जो आपकी कीटनाशक व खाद्य वगैरह होती है इनका क्या करता है, नहीं करता है क्या। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप बच्चों, एमसीक्यू आपका जो है कंप्लीट, उसका निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें जो प्रश्न है आपका, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त करती है? यानी सीधे सीधे बोल सकते हैं कितने परसेंट लोग हमारे देश में किसान है? तो 64% आपके किसान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें आपसे पूछा है, कपास की खेती के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है? तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला बच्चों आपका ये कपास की खेती वाला इस बार क्वेश्चन। जूट किस जलवायु का पौधा है? तो उष्ण कटिबंधीय उष्णार्द्र जलवायु का क्या है, पौधा है। प्रश्न नंबर 4 देख रहे हैं, चावल की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन, भारतीय कृषि का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका जो मुख्य आधार है वो है मानसून। अगर मानसून ठीक पर नहीं है, सही समय पर नहीं आता तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से इस बार रहने वाला बोर्ड एग्जाम आपके 2023-24 है, तो बोला है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी चावल की खेती करने के लिए आपको कैसी भौगोलिक अवस्थाएं होनी चाहिए, यानी कितनी बारिश, तापमान कितना होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चन देख रहे हैं इनका लिंक मैं इसको पीडीएफ बना करके आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चावल प्रमुख रूप से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपज है, तथा इसकी फसल के लिए उष्णार्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान और सामान्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बाकी उत्तराखंड में भी देखेंगे तो उत्तराखंड में भी यही हाल है। इसकी खेती के लिए चिकनी, कछारी तथा दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र, बाढ़ के मैदान अथवा समुद्र तटीय मैदान चावल की कृषि के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। पहाड़ी भागों में ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल उगाया जाता है। चावल रोपने, निराई गुड़ाई करने, काटने तथा धान से चावल व भूसी अलग करने के लिए पर्याप्त संख्या में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि चावल की कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही की जाती है। सघन मतलब जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा रहती है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों वो है, भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं के विषय में विस्तार से बताइए। लॉन्ग टाइप आपका क्वेश्चन आंसर है, विस्तृत उत्तर प्रश्न, जो कि आपका 4 नंबर यानी लॉन्ग ज्यादा नंबरों में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं,
तो मुख्य समस्या जो है वो है, यहाँ पे आप 3 ऑप्शन में 3 भागों में बाँट दिया इसको। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं को 3 भागों में बाँटा गया है। एक है सामान्य कारण, दूसरा है संस्थागत कारण, तीसरा है प्राविधिक कारण। इन तीनों कारणों के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो आप देख रहे हैं सामान्य कारण, बच्चों इसको पढ़ लेते हैं पहले। इसमें कहा है भूमि पर जनसंख्या का भार। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा है, भारत में कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। परिणामतः प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। सन 1901 ईस्वी में जहां कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि प्रति व्यक्ति 2.1 एकड़ थी, आज वह 0.7 एकड़ से भी कम रह गई है। मतलब 1901 में एक व्यक्ति को 2.1 एकड़ जमीन लगभग मिल रही थी खेती के लिए, बट इस समय 0.7 एकड़, यानी इतनी जनसंख्या अभी तक बढ़ चुकी है, लगभग 122 सालों में, 121 सालों में। अगला है दूसरा, कुशल मानव शक्ति का अभाव। तो इसका क्या है, भारत का कृषक सामान्यतः निर्धन, निरक्षर एवं भाग्यवादी होता है, अतः वह स्वभावतः अधिक उत्पादन नहीं कर पाता है। यानी नहीं पता रहता है कि कितनी बारिश, कौन सा कीटनाशक कब इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब जो कंटिन्यू करते आ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत पता रहता है, बट अगर आज के हम आधुनिक बात करें तो आधुनिक में बहुत पीछे चल रहा है हमारे देश का किसान। उनको सही टाइम पर सही चीज मिल ही नहीं रही है। अगर यूरिया चाहिए तो यूरिया टाइम पर मिलती नहीं है, बाजार में भी नहीं मिलती है, शॉर्टेज चलती है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अभाव के कारण फसल खराब होती है। तीसरा है भूमि पर लगातार कृषि। अनगिनत वर्षों से हमारे यहाँ उसी भूमि पर खेती की जा रही है, फसल खेती की उर्वरा शक्ति निरंतर कम होती जा रही है। उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए सामान्यतः ना तो हरे फेर की प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है और ना ही रासायनिक खादों का ही प्रयोग होता है। अगला है दूसरा संस्थागत कारण। आपने सामान्य कारण देख लिया, अब देख लेते हैं संस्थागत कारण। ठीक है, संस्थागत कारण में बच्चों आपका एक तो आ जाता है अल्प मात्रा खेतों का लघु आकार, छोटा आकार। उप विभाजन एवं अपखंडन के परिणाम स्वरूप देश में खेतों का आकार अत्यंत छोटा हो गया। परिणामतः आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं हो पाता और श्रम व पूंजी के साथ ही समय का भी अपव्यय होता है। दूसरा आपका अल्प मात्रा में भूमि सुधार। देश में भूमि सुधार की दिशा में अभी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रगति नहीं हुई है, जिसके फलस्वरूप कृषकों को न्याय प्राप्त नहीं होता। इसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखेंगे आज भी अगर मैं पिछले 5-6 सालों पहले की बात करूँ तो चावल का जो रेट था, धान का जो रेट था वो 1100 रुपए था, और आज भी उस धान का रेट उसी सेम वैरायटी का, देखो मैं वैरायटी चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसी सेम वैरायटी का रेट आज भी 1100 रुपए ही है। तो देखो 5 से 6 साल में बाकी हम चीजें देखें तो कितनी बढ़ चुकी है, बट अभी तक जो कोई भी फसल है उसका रेट वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है इस समय हमारे देश के किसानों की। तो इसमें बोला है कृषि सेवाओं का अभाव। भारत में कृषि सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं का अभाव पाया जाता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाती। तीसरा है इसमें प्राविधिक कारण। अब प्राविधिक कारण क्या होते हैं, तो पहले इसमें पॉइंट दिया है परंपरागत विधियां। भारतीय किसान अपने परंपरावादी दृष्टिकोण एवं दरिद्रता के कारण पुरानी और अकुशल विधियों का ही प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती है। दूसरा है उर्वरकों की कमी। उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, परंतु भारत में गोबर एवं आधुनिक रासायनिक खादों दोनों का ही अभाव पाया जाता है। गत वर्षों में इस दिशा में कुछ प्रगति अवश्य हुई है। तीसरा पॉइंट है आपका आधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव। भारत के अधिकांश कृषक पुराने उपकरणों का प्रयोग किया करते हैं, जिससे उत्पादन में उचित वृद्धि नहीं हो पाती। ऐसा प्रतीत होता है कि परंपरागत भारतीय कृषि उपकरणों में अवश्य कोई मौलिक दोष है, अतः कृषकों को आधुनिक उपकरणों को अपनाना चाहिए। चौथा पॉइंट बच्चों आप खुद से पढ़ेंगे, पांचवा पॉइंट भी खुद से पढ़ेंगे, छठा पॉइंट भी खुद से पढ़ेंगे। सातवां पॉइंट मैं आपको बच्चों पढ़ देता हूँ, जो कि लास्ट पॉइंट है, क्योंकि कंटिन्यू बोलना गले में दर्द हो जा रहा है आजकल। तो इसमें सिंचाई के साधन का अभाव। भारतीय कृषि की आधारशिला मानसून है, क्योंकि आयोजन के 64 वर्षों के उपरांत भी, ठीक है, 64 वर्षों के उपरांत भी कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 35% भाग को ही कृत्रिम सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। शेष कृषि योग्य क्षेत्र अनिश्चित मानसून की कृपा पर निर्भर रहता है। पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के अभाव में उर्वरकों आदि का भी समुचित प्रयोग नहीं हो पाता, जिससे उत्पादकता में विशेष वृद्धि नहीं होती है। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, उसका आंसर आपने देख लिया। तो इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट रहेगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट डाल देंगे। ठीक है, जो चीज भी आपको पूछनी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर कौन सा हो चुका है कंप्लीट, 4, जिसका नाम था कृषि। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया और पूछने वाला है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, जरूरी नहीं एसएसटी आपके सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराता हूँ, तो कोई भी सब्जेक्ट आपको पूछना हो, लगभग आपके सारे सब्जेक्ट के मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ, तो आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों
नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 5 के साथ। और सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।